नमस्कार, हमारा खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर आ रही है जहां आपको बता दें, गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के कोरिहर ग्राम सभा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें, यहां 6 बच्चों की मां अपने ही गांव के 20 वर्षीय युवक रामू के साथ फरार हो गई है। बता दें आपको, महिला अपने पति रामदीन से पटनी बाजार जाने का बहाना घर से निकली थी। वहीं बता दें, देर रात तक ना लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। बाद में पता चला कि वह रामू के साथ भाग गई है। रामदीन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसकी पत्नी घर से 50,000 रुपए नगद और जेवर के साथ ले गई है। साथ ही बता दें आपको, पीड़ित का कहना है कि वह विकलांग है और उसके छोटे 6 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा महज 15 साल का है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी से गुहार लगाई कि उसकी पत्नी को जल्द खोजा जाए और बच्चों के भविष्य को बचाया जाए। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कौशाम्बी से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सरातू तहसील क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वह गंगा के कछारी इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बता दें, तराई में बसे गांव की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक तरसौरा पर सखी, साथ ही शाहजादपुर, मोहनपुर और सुखाऊ का पूर्वा समेत आधा दर्जन गांव में 5 दर्जन से ज्यादा किसानों की सैकड़ों बीघा फसल डूब चुकी है। किसान शिवलाल, गुलाब बाबूलाल, साथ ही बसंतलाल हजारी, सुनील और राजेंद्र समेत दर्जनों किसानों के बाजरा, धान, साथ ही शकरकंद, मिर्ची, शकरकंद, रेला, मूंगफली जैसी फसलें बर्बाद हो गई। किसानों का आरोप है कि हर साल गंगा की बाढ़ उनकी मेहनत पर पानी फेर देती है, लेकिन प्रशासन मुआवजा देने में पूरी तरीके से नाकाम है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। गंगा का पानी बढ़ा हुआ है, आप लोगों की फसलें कितनी डूबी होंगी, क्या क्या नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो इसमें बहुत हो गया। नुकसान तो मतलब कितना बता दिन जाए, कितना न बता दिन जाए। ठीक, सारी गंजी और मिर्चा और समझ लो लौकी और कोहड़ा और मूंगफली, ये सब मतलब बूढ़ गई है। ठीक, और मतलब हर साल आता है समझ लो बूढ़ा, लेकिन कोई मतलब यहाँ सुनाई नहीं होती है। पूरे गांव में गंगा का पानी भरा हुआ है, कितने फसलों का नुकसान हुआ होगा और क्या मदद मिली है? हमारी फसल है, शकरकंद है, मिर्चा है, कोहड़ा है, करेला है। काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ कोई मदद नहीं है हुआ है अभी। ये पानी हर साल यहाँ पर आता है? हाँ, हर साल आता है, इतना ही, इससे ज़्यादा भी आता है पानी। नुकसान बहुत हो जाता है। कितनी फसलें लग डूबी हुई होंगी, कितने बीघे की? कम से कम हो गया होगा लमसम 20-30 बीघे होगा। और इस बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, नगर कोतवाली क्षेत्र में एक 21 वर्षीय युवती ने अपने प्रेमी से ब्लैकमेलिंग की वजह से तंग आकर, उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें, पिता की तहरीर पर आरोपी मोइन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें आपको, पीड़िता के पिता ने बताया है कि गाजियाबाद के नाहल गांव निवासी मोइन ने पहले बेटी से दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस दौरान उसने आपत्तिजनक फोटो वीडियो तैयार कर लिए और बाद में उन्हें उजागर करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल और दुष्कर्म करता रहा है। लोक लाज के डर से पीड़िता ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन उत्पीड़न जब असहनीय हो गया, उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। एसपी कुंवर ज्ञानंजय के आदेश पर आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ से मोनिश खान की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये थाना हापुड़ नगर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, धारा 108 बीएनएस के अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को कोई लड़का जो है शादी का झांसा दे करके उसका शोषण उत्पीड़न कर रहा था। बाद में बेटी के द्वारा जहरीला पदार्थ खा करके उसमें आत्महत्या करी गई है। इसमें विवेचना हो रही है, चौकी इंचार्ज के द्वारा विवेचना की जा रही है, प्रवेशन किया जा रहा है। इसमें साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ठोस वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। पीड़ित ने एफआईआर में जिक्र किया है कि उसमें असली फोटो वीडियो खींच के वायरल करने की धमकी दे रहा था। हाँ, इस तरह की बातें भी आई हैं, लेकिन ये सभी विवेचना का पार्ट है। जैसा साक्ष्य होगा उसके अनुसार कार्रवाई। खबर देख रहे हैं, जहां जिले में सिंचाई विभाग की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों पर प्रशासन की सख्ती जारी है। साथ ही दिव्यपुर नहर किनारे बने कई मकान और दुकान पहले से प्रशासन बुलडोजर से गिरा चुका है। वहीं बता दें, कार्रवाई से बचने के लिए कई अतिक्रमण
प्रदर्शनकारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी, लेकिन वहां से किसी को भी राहत नहीं मिली। आपको बता दें, शेष 12 अतिक्रमणकारियों के घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। वहीं बता दें, जिला अधिकारी ने बताया है कि कुछ लोगों को स्थान आदेश मिला है, लेकिन शेष अतिक्रमणकारियों पर रोक नहीं है। सभी को स्वयं कब्जा हटाने का समय दिया गया है, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करेगा। साथ ही पीडब्ल्यूडी रोड पर किए गए अवैध कब्जों पर भी नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का पालना करते हुए किसी भी कीमत पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और ऐसे आकाश मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कुछ घरों में फिर से प्रशासन के द्वारा नोटिस लगवाए गए हैं, क्या है पूरा? इसमें सिंचाई विभाग की रेंज पे 58 लोगों ने अवैध रूप से दुकानें बना रखी हैं और उनमें बहुत पहले भी कुछ अतिक्रमण हटाया गया। तो उसमें PIL हुई थी माननीय उच्च न्यायालय में, अभी अगली डेट लगी हुई है। उसमें 12 लोगों को तो यथास्थिति का आदेश है, शेष लोगों में नहीं। अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर ही अतिक्रमण हटाया जाना है। और उसके साथ साथ जो PWD की रोड है उसके दोनों तरफ जो ROW है उसमें अतिक्रमण हटाया जाना है। तो सबको नोटिस दे दी गई है, सबको अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार। और आज ADM और एडिशनल SP साहब सभी साथ बैठक भी कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोग ये लोग या तो अपने से हटा लें अतिक्रमण, नहीं तो फिर सरकारी रूप से। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर छात्रों का आंदोलन और तेज हो गया है। बड़ी संख्या में छात्र DM कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन DM को भी सौंपा है। छात्रों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर चुनाव बहाल नहीं हुए तो वह कानपुर नगर को जाम कर देंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। बता दें, कानपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता अभिजीत राय ने कहा है कि छात्र संघ चुनाव छात्रों का मौलिक अधिकार है, लेकिन बड़े नेताओं ने अपने बेटों को बिना चुनाव नेता बनाने के लिए इस प्रक्रिया को बंद करा दिया है। उन्होंने कहा है कि अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र भी चुनाव लड़े और नेता का बेटा भी जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। छात्रों ने ऐलान किया है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज हमारा छात्र संघ बहाली मोर्चा इस जिला अधिकारी कार्यालय पे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपने आया है, जो कि हमारी ये मांगे हैं कि हम लोग की जो छात्र संघ चुनाव पहले होते थे उसको फिर से बहाल किया जाए। क्यों? अगर हमारा छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो हम लोग अभी केवल 100-200 की संख्या में यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। चूंकि हमको आशा है कि जिला अधिकारी महोदय हमारी आवाज राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो पूरा हम लोग कानपुर जाम करेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। क्या लगता है कि छात्र चुनाव नहीं कराया? केवल बड़े नेता नहीं चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, क्योंकि अगर छात्र संघ के चुनाव होंगे तो उनका बेटा नेता नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात। इसी बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ग्रीन पार्क स्टेडियम में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस मौके पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिरकत की है और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर कानपुर का ग्रीन पार्क खेल रंग में शराबोर हुआ दिखा है। बता दें, राष्ट्रीय खेल दिवस पर धूमधाम से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित करके की। इस अवसर पर सांसद, विधायक, उत्तर जिला अध्यक्ष, साथ ही जिलाधिकारी, CDO और DM सिटी समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें आपको, प्रभारी मंत्री ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज विश्वविख्यात हॉकी के खिलाड़ी, जो हॉकी के जादूगर भी माने जाते थे, ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरा देश खेल दिवस के रूप में मना रहा है। उसी संदर्भ में अगर कानपुर में भी खेल दिवस का आयोजन हुआ है। जैसा मोदी जी के कार्यकाल में देश ने खेलों में प्रगति की है, वैसे ही योगी जी के कार्यकाल में प्रदेश का भी प्रवेश और खेल के प्रति रुझान बढ़ रहा है। उसी को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में प्रभारी मंत्रियों को भेजा गया है माननीय योगी जी के निर्देश पर। उस संदर्भ में कानपुर में भी कार्यक्रम हुआ। मैं उसी नेतृत्व में आया। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को लेकर होता है, हॉकी को लेकर हम कानपुर की बात करें, 2019 में लास्ट नेशनल यहाँ हुआ, वो भी 5 साइड का 11 साइड को लेकर पूरे कानपुर के आसपास के कोई भी मैदान नहीं। इस कारण यहाँ के खिलाड़ी को लहर कर रहे हैं। दिल्ली, इटावा, यहाँ पे
मतदान। सर इसको लेकर कई बार शासन से भी बात की गई, लास्ट टाइम केंद्र साहब आए थे, उनके पास भी प्रस्ताव रखा गया था खेल विभाग से कि 11 साइड मतदान होना चाहिए, तो खिलाड़ी हमारा नेशनल तक पहुंचे, लेकिन 5 साइड में खेल कर 11 साइड तक नहीं पहुंच सकता। इसको लेकर गिलास खाली था, आधा भर गया। नजरिए दो हैं देखने के, एक नजरिया की आधा भर गया, एक नजरिया क्या है, या तो आधा खाली है। पहला सोच सकारात्मक, दूसरा सोच नकारात्मक। इससे पहले योगी या मोदी जी सरकार से पहले खेलों की दुर्दशा थी, यदि मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं। आज सुधार की ओर अग्रसर है, धीरे धीरे प्रगति करेंगे और प्रदेश सरकार का भी लक्ष्य है, देश की सरकार का भी लक्ष्य है कि खेलों की दुनिया में भारत का डंका बजे, प्रदेश का डंका बजे। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां बादशाही नाका थाना क्षेत्र में सफाई कर्मी और सब्जी विक्रेता के बीच कहासुनी ने बड़ा रूप ले लिया है। जानकारी के मुताबिक सफाई कर्मी राजकुमार इलाके में झाड़ू लगा रहे थे, तभी सब्जी बेचने वाले ठेकेदार कृष्णा सोनकर से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर कृष्णा सोनकर ने राजकुमार की बुरी तरह से पिटाई कर दी है, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों सफाई कर्मी मौके पर जमा हो गए और थाना बादशाही नाका का घेराव कर लिया है। गुस्साए कर्मचारियों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान सफाई कर्मचारी नेता ने मीडिया से बातचीत में चेतावनी दी है कि यदि आरोपी को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो जोन 1 में हड़ताल की जाएगी और जरूरत पड़ने पर पूरे कानपुर में सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और कानपुर से विशाल सैनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। इसी बीच दर्शन है SC/STI उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्व सदस्य हूँ। आज ये मामला कि 27 तारीख को घटना घटी के राजकुमार के साथ जो घटी थी, तो उसकी FIR दर्ज कराई गई। तो राजकुमार से कहा जा रहा था, ये अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा तो इसी तरह पीटा जाएगा, और दबाव बना रहे थे कि इनको समझौता कीजिए हमारे खिलाफ कार्य। तो वो ना करने के कारण इस देश की भावना से आज इस इशू को कर्मचारियों ने पीटा है। ये बदले 27 तारीख की घटना की बदले की भावना से ये घटना आज हुई है। हम लोग इंस्पेक्टर साहब से अपनी बातचीत की है, इंस्पेक्टर साहब ने न्याय दिलाने की हमारी बात कही है, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आज जोन 1 बंद है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आज जोन नंबर 1 बंद है। आने वाले दिनों में जितने भी 6 जोन है सब में हड़ताल कर दी जाएगी। अरे भाई खड़ा था वो, उस पर उसने कहा भाई किनारे हट जाओ, हम झाड़ू लगा लें, किनारे हट जाओ, हम झाड़ू लगा लें। भाई गुर्रा के बोल रहे हो, सफाई कर्मचारी बोला भाई गुर्रा के बोल रहे, हमें गुर्रा क्या बोल रहे हैं, हम सफाई करना आपको किनारे हटा रहे हैं। इसी तरह उत्तेजित होकर नेता होकर इतना जवान चला रहे हो। सर क्या हुआ, क्या सफाई कर्मचारी है सर, हम काम करते हैं, काम करने के बाद अपना घर चले जाते हैं। यहाँ पर फालतू की बातें गाली गलौज होती है, और नीली सोनकर हमारे देखो ऐसे कि हर एक से आइडिया करते, समझ रहे, हर एक को गाली गलौज से बात करते। हमें सफाई कर्मचारी हूँ, अब बताओ इस तरीके से अगर हमारे साथ होगा, हमको इस मारे मारा सर, क्योंकि भैया को मारी, इनकी दुश्मनी हमारे ऊपर उतारी। खबर देख रहे, जहां जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के टेड़ा गांव में रविवार देर रात आसमान में रहस्यमयी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की उड़ान से लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के मुताबिक आपको बता दें, करीबन 5 की संख्या में ड्रोन जैसे डिवाइस अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरते हुए देखे गए, जो लगभग 5 घंटे तक गांव के ऊपर मंडराते रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, डिवाइस से निकल रही टिमटिमाती लाइटें रात के अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। अचानक आसमान में मंडराती इन रहस्यमयी चीजों को देखकर ग्रामीणों ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। डर और जिज्ञासा के चलते बड़ी संख्या में लोग अपनी अपनी छतों पर डटे रहे और मूवमेंट पर हर तरह से उन्होंने नजर रखा है। साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों ने पहल की जो बार है, आपको बता दें गांव के ऊपर इस तरह की गतिविधि देखी है। ग्रामीणों ने बताया है कि पहली बार इस तरह की गतिविधि देखी गई है। लोगों की सूचना पर पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है। हमीरपुर से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? विक्रम सिंह। कहाँ के निवासी है? टेढ़ा के। आज आपके गांव में शाम के समय से ड्रोन उड़ने की सूचना है, क्या है पूरा मामला? ये बहुत देर 9 बजे से घूम रहा है, बहुत देर से। अच्छा। हमारे छत के नेरे तक आ गया था, फिर एकदम ऊपर की ओर से चला गया है। अच्छा, कितनी संख्या में उड़ रहे हैं ये? ये करीब 5-6 हैं। 5-6 हैं। इसकी जानकारी आपने सुमेरपुर में दी है, थाने में? नहीं, अभी तो कहीं नहीं दिया आपको। अच्छा, कोई भी अभी नहीं आया?
टेढ़ा पे डाना है नौकेला ले ऑटो। अच्छा, उनको जानकारी है? हाँ, उनको जानकारी है। तो अभी भी लगातार उड़ रहे हैं ड्रोन है? अभी भी उड़ रहे हैं। अगली खबर देख रहे हैं, जहां जिले के थाना टांडा क्षेत्र के ग्राम खुशहालपुर में चुनावी माहौल से पहले ही पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान के बीच विवाद गहरा गया है। बता दें आपको, देखते ही देखे सैकड़ों की संख्या में लोग आमने सामने नजर आए और जमकर बवाल किया गया है। इसी बीच बता दें, दोनों पक्षों में हुए पथराव के दौरान हालत बिगड़ गई और सूचना पर पहुंची टांडा पुलिस ने बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान एक हेड कांस्टेबल के सिर पर ईंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल जो था वो तैनात रहा है। स्थिति को नियंत्रण किया है भारी पुलिस बल ने। और रामपुर एडिशनल एसपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच झगड़े में 6 से 7 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। वही बता दें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और गिरफ्तार कुछ जो लोग हैं 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बता दें, अन्य आरोपियों की तलाश जो है लगातार जारी है। रामपुर से शाहबाज खां की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। थाना टांडा के खुशहालपुर गांव में 2 पक्षों के बीच में एक जांच के दौरान आपस में मारपीट हो गई थी, जिसमें 6-7 लोग घायल हो गए थे। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्यवाही की, घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया था। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना के क्रम में 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत विवेचना और पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी तथ्य और नाम अन्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां रॉबर्ट्सगंज के देवरी गांव में चोरों ने ज्वेलरी और फर्नीचर की ठिकानों को निशाना बनाकर दुकानों को लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, आधी रात को आधा दर्जन से ज्यादा चोर ज्वेलरी की दुकान पर ताला तोड़कर अंदर घुसे और घंटों तक कीमती जेवरात और नकदी भी खंगालते रहे। बता दें आपको, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें गंजी पहने चोर बड़ी इत्मीनान से चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पीड़ित दुकानदार अक्षय सेठ ने बताया है कि रात 1 से 3 बजे के बीच सोना, चांदी, नकदी और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी हो गया है। वहीं उनके भाई दिलीप सेठ की फर्नीचर दुकान से नकदी जो है करीबन 26,000 और डीवीआर चोरी हुआ है तथा नई अलमारी का ताला भी जो है तोड़ा गया है। घटना की जानकारी आपको बता दें, करीबन रात को 3:10 पर हुई है। और इसी बीच आपको एक बार फिर से घटना की जानकारी दे दे, करीब 3:10 पर ये पूरे जो मामला सामने आया, पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार को बनाकर चोरों की तलाश में लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। सोनभद्र से संतोष तानी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर सोनभद्र से देखें। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल करने का बड़ा मामला सामने आया है। बता दें, जांच में खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के 4 युवक उमेश कुमार, राकेश सिंह, दीपक कुमार और विजय कुमार ने खुद को उत्तर प्रदेश का निवासी और अनुसूचित जाति बताकर 2023 की आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती में चयन पाया। आपको बता दें, आपको सत्यापन के दौरान सामने आए हैं कि चारों आरोपी असल में बैसवार वैश्य जाति के हैं, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी श्रेणी में आती है। उमेश कुमार ने घोरावल का पता दिखाकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया, जबकि बाकी तीनों ने भी गलत पते जो हैं वो दर्ज किए। बता दें आपको, जांच में हकीकत सामने आते ही घोरावल तहसीलदार ने इनके जाति और निवास प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए हैं। वहीं एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आरोपियों पर घोरावल थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और भर्ती बोर्ड को निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेज दी गई है। साथ ही बता दें आपको, पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों के आधार पर होगी। सोनभद्र से संतोष तानी की विशेष रिपोर्ट। ये मामला ये है कि जो 4 व्यक्ति जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के क्रम में घोरावल तहसील के अंतर्गत अपना जाति निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो फर्जी तरीके से बनवाकर उन्होंने अपना फॉर्म भरा था। उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। उनके सत्यापन के क्रम में ये चीज़ें
पाई गई थी, जिसके आधार पर जो तहसीलदार घोरावल उनके द्वारा उनका जो जाति प्रमाण पत्र है और निवास प्रमाण पत्र है वो निरस्त कर दिया गया है और उसी आधार पर थाना घोरावल में उन चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और हमारे यहाँ से उनके अभ्यर्थन निरस्तीकरण के लिए जो प्रत्यावेदन है वो भर्ती बोर्ड वहाँ भेज दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई उसमें की जा रही है। क्या प्रमाण? फतेहपुर जनपद के धाता थाना क्षेत्र के अजरौली पल्लवा गांव में 26 अगस्त को हुई हत्या के मामले को लेकर सरदार सेना में गहरा आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें, इसी सिलसिले में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS पटेल शनिवार को बनारस से फतेहपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन कौशाम्बी पुलिस ने उन्हें कोखराज टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें कोखराज थाने ले गई है, जहां करीब 1 घंटे तक बैठाने के बाद वापस भेज दिया गया है। बता दें कि घटना में श्यामजी पांडे ने कुल्हाड़ी से हमला कर केशपाल सिंह पटेल की हत्या कर दी थी। इस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और पटेल समाज सहित सरदार सेना में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बता दें, मीडिया से बातचीत में RS पटेल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज जिस पटेल समुदाय और पिछड़े वर्ग ने भाजपा सरकार बनाई है उसी को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमें पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। बता दें आपको कि सरकार न्याय की आवाज दबा रही है, लेकिन सरदार सेना न्याय की अंतिम सीढ़ी तक लड़ाई लड़ेगी। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या घटनाक्रम में आप लोग जा रहे थे और पुलिस ने आपको क्यों रोका? सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि देश की चौथी खंबा है आप, जिसके कारण लोकतंत्र जिंदा है। परिचय डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। 26 अगस्त को अजरौली पल्लावा थाना धाता के निवासी बहुत ही शानदार केशपाल सिंह पटेल किसान और उनके साथ 2 और साथियों पर जानलेवा हमला श्यामजी पांडे द्वारा कर दिया गया और धारदार मतलब कुल्हाड़ी से काट दिया गया और कुल्हाड़ी से काटने पर केशपाल सिंह पटेल की दर्दनाक मौत हो गई। कल लगातार पूरे परसों की हमें जानकारी दिया केशपाल सिंह पटेल के पुत्र ने कि सरदार सेना के अध्यक्ष को, चूंकि उनको इस बात का भरोसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी इस तरह की जघन्य अपराध हो रहा है हम लोग पहुंचते और न्याय के अंतिम दम तक, न्याय दिलाने तक परिवार के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने फोन किया, हमने कहा कि मैं आ रहा हूं 29 तारीख को। पूरे उत्तर प्रदेश के सरदार सैनिक हजारों की तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। इस क्रम में बनारस से मैं आज अजरौली पल्लावा के लिए निकला। रास्ते में ये कोखराज थाना इंचार्ज द्वारा और धाता खागा थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर द्वारा और खागा CO तमाम इनके सैकड़ों फोर्स भेजकर हम जैसे किसानों को इन्होंने रोकने की कोशिश किया। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये पुलिस जो पूरी तरह संविधान का पालन करती है और पालन करना जरूरी है, लेकिन अगर यही कानून व्यवस्था इन अपराधियों के साथ, अपराधियों के खिलाफ ये खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं ना घटी। काफी सालों से उनके साथ केस चल रहा था। जिसने हत्या किया, हत्या का कारण पुलिस को ये बात का पता होना चाहिए, पूरी तरह फतेहपुर पुलिस को, लेकिन किन्हीं कारणवश इन्होंने हमें रोका। ये रोक कर इन्होंने ये साबित किया कि हम वहां नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आज मैं यह भी कह रहा हूं कि आज मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या हमारे न जाने से बहुत आपको लाभ हो जाएगा? क्या सरकार को लाभ हो जाएगा? क्या संवेदना मिलता? अकेला RS पटेल नहीं जा रहा। अगली खबर देख रहे जहां जिले के पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ के पास बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। जी बता दें, जानकारी के मुताबिक दिल्ली से महुआ जा रही एक डबल डेकर बस अचानक बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में सड़क किनारे खाई में घुस गई। बता दें, हादसा इतना भयानक था कि बस का संतुलन बिगड़ते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई है। गनीमत रही कि किसी यात्री की जान नहीं गई। हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई जरूर हैं। स्थानीय ग्रामीणों जो थे वो मौके पर पहुंचे हैं और बस से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। घटना की सूचना पनवाड़ी पुलिस को भी पहुंची है और ग्रामीणों की मदद से बस को बाहर निकाला गया है। बता दें, यात्रियों ने राहत की सांस ली और कहा है कि चालक की सतर्कता से बड़ी जनहानि होने से बच गई है। फिलहाल पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मोहब्बा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर देख रहे हैं, जहां बता दें जिले में बिजली चेकिंग के नाम पर बुनकरों के हो रहे लगातार उत्पीड़न और उन पर मुकदमे दर्ज किए जाने के विरोध में AIM ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आपको इसी बीच बता दें, जिला अध्यक्ष गुलाम दस्तगीर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी टांडा को सौंपते हुए बुनकरों के साथ हो रहे अन्याय को तत्काल रोकने की मांग की है। ज्ञापन में 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए बुनकरों पर दर्ज मुकदमे समाप्त करने, बता दें आपको बकाया राशि जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देने और बिजली विभाग की मनमानी पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें, AIM नेताओं ने कहा है कि यदि बुनकरों को जल्द राहत नहीं दी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। अंबेडकर नगर से मीनुतुल्लाह की रिपोर्ट। आज वहां मुबारकपुर का बुनकर डरा और सहमा हुआ है मुकदमे के नाम पर। आप बताइए, उनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। 400 रुपया लूम दे रहे हैं, जो 60-65 रुपया देना पड़ता था उसको 400 रुपया दिया। आप बताइए वो कैसे मैनेज करेंगे। अब धीरे धीरे करके उसको किया जा रहा है, मगर हमको समय चाहिए, समय मिलेगा। हम लोग आसानी से, कोई बुनकर नहीं चाह रहा है कि हम 1 रुपये के कर्जदार रहे, कोई इंसान नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कोई कर्जा हो। मगर ये मुकदमा अगर लादा जाएगा तो वो बुनकर पूरा परेशान भी होगा और कर्जे से और भी परेशानियां बढ़ेगा। हमने एसडीएम साहब से खुलकर कहा, अपनी बात रखी कि आज 2-3 साल से बुनकरों का कारोबार एकदम खराब दयनीय चल रहा है, आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो चुकी है और उस पे आप अगर मुकदमा और ला देंगे तो बताइए बुनकर भाई कैसे जी पाएगा। वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा कि मुकदमा झेलेगा। आज वहां। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद सागर बांध की चौकी से चंद कदम की दूरी पर बने सार्वजनिक शौचालय में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। बता दें, जानकारी के अनुसार लगभग 60 वर्षीय महिला कुछ दिन पहले ही उसी इलाके में आई थी और मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही थी। बता दें, इसी दौरान आरोपी ने देसी शराब की दुकान के सामने बने शौचालय में वारदात को अंजाम दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर घटी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि चौकी के पास हुई शर्मनाक वारदात ने कानून व्यवस्था की दिनांक 29/8/2025 को थाना कोतवाली ललितपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि एक विक्षित महिला के साथ एक व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली ललितपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त 65 वर्षीय राम सिंह यादव को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां ग्राम पंचायत खगईचोत में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर पहुंचे और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। लेकिन इस दौरान परंपरा को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रमुख सचिव जिलाधिकारी पवन अग्रवाल और प्रथम ग्राम प्रधान ने जूते उतारे बिना ही दीप प्रज्वलन किया है। हालांकि सीडीओ हिमांशु गुप्ता ने परंपरा का सम्मान करते हुए जूते उतारकर दीप प्रज्वलन किया है, जिस पर लोगों ने संतोष भी जताया। चौपाल के दौरान लाभार्थियों से संवाद और योजनाओं की समीक्षा भी की गई है। बता दें आपको, कार्यक्रम के बाद प्रमुख सचिव ने संयुक्त जिला चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें, जहां खामियां मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई और सुधार के निर्देश भी दिए हैं। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। द्वारा जनपद के लिए श्री अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव महोदय को नोडल ऑफिसर नामित किया गया। उसी के क्रम में सर ने कल और आज विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया है और सभी विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। उसके क्रम में आज सुबह खगईजोत ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया था। वहाँ पे ग्राम चौपाल भी लगाई गई, जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं उनका वहाँ पर सत्यापन भी कराया गया। इसके बाद जो जिला संयुक्त चिकित्सालय वहाँ का भी निरीक्षण किया गया, सभी वार्ड का, सभी एक्सरे सेंटर, सीटी स्कैन, इसके अलावा ओपीडी का, ड्रग एंड वेयरहाउस का, ऑक्सीजन प्लांट का और सारी चीज़ों का निरीक्षण किया है। और सर के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो शासन द्वारा मरीजों को और व्यक्तियों को जो सुविधाओं का लाभ दिए जाने की व्यवस्था की गई है, वो सभी सुविधाओं का लाभ उन तक पहुँचे। श्री सागर सर के द्वारा यहाँ पे जो है निरीक्षण किया गया और मुख्य रूप से जो है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन जो है
संयुक्त चिकित्सालय के बारे में जो है निरीक्षण किया गया। मरीजों के बारे की स्थिति, मरीज को क्या क्या सुविधा मुहैया कराया जा रहा है और कितने डॉक्टरों की यहाँ पे उपस्थिति है और डॉक्टर क्या क्या जो ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं उसके बारे में पूरा जो है मुख्य सचिव साहब के प्रमुख सचिव साहब के द्वारा जो है यहाँ पे जो है पूरी सर्वे किया गया। और जो है हम लोगों में ये प्रधानाचार्य के नाते हमने भी ये जो है अपनी जो है बातें प्रमुख सचिव साहब के सामने रखा। जैसे क्रिटिकल केयर का जो है हमें हैंडओवर जो है 25 अक्टूबर तक मिल जाए और सेटेलाइट के हैंडओवर के बारे में भी हमने जो है चर्चा की और चर्चा जो है बड़ा ही अच्छा रहा, जिसके कारण जो है जनमानस को यहाँ सुविधा मिलती रहेगी। धन्यवाद। और इस बीच खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रतापगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने 570 करोड़ रुपए की 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम की शुरुआत जो है सीएम ने मां बेला देवी धाम पर मत्था टेक कर की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना समेत कई योजनाओं के लाभार्थियों को चाबी और चेक भी वितरित किए हैं। उन्होंने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को जयंती पर याद किया है और मेरठ स्थित ध्यानचंद्र स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले सत्र के शुभारंभ पर छात्रों को बधाई भी दी है। बता दें आपको, सीएम ने घोषणा की है कि शीघ्र ही मंडल स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि उन दौर में गुंडा राज था। योगी ने स्पष्ट किया है कि नारी की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा और अपराधियों का अगला चौराहा एराज होगा। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट।